अक्सर हमें लगता है कि हमारा जीवन सच्चाई का एक वास्तविक स्वरूप है, जीती जागती साक्षात प्रतिमूर्ति। जबकि मेरे विचार के अनुसार हम वाकई में तीन स्थितियों में रहते हैं। और यदि अपने अतीत पर, अपने भविष्य पर और अपने आज पर भी थोड़ा सा भी गौर करें तो आपको यह पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा। यह कोई रॉकेट साइंस है नहीं। शायद अतीत में कभी हमने कोई एक डिसीजन लिया था जो बहुत महत्वपूर्ण था। यदि वह डिसीजन कहीं अधिक बेहतर होता तो, साथ ही यदि हमें किसी से मदद की अपेक्षा थी, तमन्ना थी और उसने हमारी मदद की होती, तब हमारे जीवन का क्या स्वरूप होता। दूसरा सच वह भी है और एक वास्तविकता वह भी है कि यदि अतीत में हमने कोई निर्णय लिया, कोई डिसीजन लिया और वह उतना बेहतर नहीं होता या फिर किसी ने हमारी मदद नहीं की होती तो तब हमारे जीवन का कौन सा स्वरूप होता। वास्तव में यदि हम सही सटीक रूप में अपने एक एक पल का सदुपयोग करना चाहते हैं, अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, तो हमें केवल एक चश्मे से नहीं बल्कि तीन तीन चश्मे से अपने सच को, अपनी वास्तविकता को देखने की आवश्यकता है। नमस्कार, आभार एंड वेलकम टू संतोष दीपक शो। समय बीतता जा रहा है और बीतता जाएगा। जीवन का दस्तूर है, प्रकृति का नियम है। इस नियम को ना तो हम बदल सकते हैं, ना ही आप। यह केवल और केवल उस भगवान, उस परमात्मा के हाथों में है। लेकिन साल 2020 गुजर रहा है और एक बहुत पुरानी कहावत है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद, सबसे ज्यादा बुद्धिमान वो लोग हैं जो केवल अपनी ही गलतियों से नहीं या अपनी ही सही निर्णय से नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सभी के गलत निर्णय से, सभी की गलतियों से और सभी की अच्छाइयों से सबक सीखते हैं। वाकई में इस मामले में साल 2020 बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें पूरी दुनिया में यह सीखने को मिला कि किस प्रकार से कोई एक स्टेप सही होता है, कोई एक स्टेप पूरी तरीके से गलत होता है और कोई एक आंशिक रूप से सही या गलत होता है। 2020 एक ऐसा साल था जिसमें हमने एक साथ टेस्ट मैच का, वनडे का और 2020 का पूरी तरीके से मजा लिया। साल की शुरुआत में ही वैश्विक महामारी कोरोना, उसने पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में ले लिया और फिर पल पल गुजरती जिंदगी। हमने देखा है जिंदगी और मौत के बीच के एक बारीक से अंतर को। हमने देखा है आंखों में उस खौफ को। हमने देखा है उस प्रताड़ना को जो लोगों ने पल पल सहा है, पल पल भुगता है। और इस नाते एक मामले में हम कह सकते हैं कि हम एक वैसी पीढ़ी में हैं जिसने इस साल को उस स्वरूप में देखा है जबकि बहुत ज्यादा सबक देखने को, सीखने को, समझने को मिला। लेकिन हम कितना समझे, कितना सीखे, कितना जाने और कितना याद कर पाएंगे, यह सभी प्रकृति के गर्भ में है। ह्यूमन नेचर यह है कि ना तो हम अपनी ही गलतियों से उतना अधिक सीख पाते हैं और ना ही किसी दूसरे की गलतियों से। अगर सीखते भी हैं तो थोड़ा बहुत, और जो आने वाले समय में उतनी अधिक सार्थक नहीं हो पाती जितना कि उसे होना चाहिए। संतोष दीपक शो में शुरुआत करने जा रहे हैं सबक 2020 के, वैसे सबक जो शायद हमें ताउम्र याद रखने वाली होनी चाहिए। यदि हम याद रखेंगे तो शायद बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे और ईश्वर ने हमें जिस स्वरूप में इस जमीन पर भेजा है, जिस रूप में हम अपने जीवन को कहीं ज्यादा सार्थक कर सकते हैं, वह कहीं अधिक प्रासंगिक होगा। सबसे पहला सबक तो यही है कि हम किसी भी दूसरे के मामले में, और खास करके जिसकी रणनीति बहुत ही स्पष्ट हो, बहुत ही सुलझी हुई हो और जिसका महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा हो, उसके मामले में अपने टांग को अड़ाने से बाज आए। बताता हूं विस्तार से। आपको याद होगा हमारी संसद ने कृषि के संदर्भ में 3 नए कानूनों का निर्माण किया और उसके बाद संवैधानिक रूप से पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा में उसे पारित किया गया और फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह विधिवत कानून हो गया। सरकार ने इसे वैसे क्रांतिकारी कानून की संज्ञा दी जिसके संदर्भ में विभिन्न राजनीतिक दलों ने समय समय पर अपने घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में यह घोषणा की थी कि वह इसे लागू करेगी, भले ही भाषा कुछ भी हो। यहां तक कि विभिन्न सामाजिक संगठनों, किसान संगठनों, कृषि विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों ने भी यह कहा था कि भारतीय कृषि में आधुनिकीकरण हो, भारतीय किसानों की आमदनी बढ़े, उनके जीवन स्तर में सुधार आए और इन सब के साथ साथ एक वैसी स्थिति में हम प्रविष्ट हों जिससे कि भारत का जीवन गांव में बसता है, गांव में खुशी और संपन्नता को पहुंचाना है, तो इसके लिए बहुत अधिक आवश्यकता है कि खेती किसानी के दरवाजे को खोला जाए प्राइवेट सेक्टर के लिए, ताकि उसमें प्रॉपर वे में रिफॉर्म हो, उसमें इन्वेस्टमेंट आए, उसका मॉडर्नाइजेशन हो।
यदि अपने दिल पर हाथ रखकर बात की जाए तो ऐसे कृषि कानून की अपेक्षा लंबे समय से की जा रही थी। भले ही इसके नहीं आने का कुछ भी कारण हो सकता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या फिर कुछ और, लेकिन हुआ क्या? इन 3 कृषि कानून के सामने आने के बाद देश के कुछ एक हिस्से में कुछ एक किसान संगठनों ने अपने असंतोष को खुलकर जाहिर किया और उनके इस असंतोष ने धीरे धीरे आंदोलन का रूप ले लिया। विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ एक क्षेत्रों के किसान संगठनों ने दिल्ली में सिंधु बॉर्डर हो या फिर टिकारी बॉर्डर या फिर और भी क्षेत्र हो, वहां किसानों ने दिल्ली की नाकेबंदी कर रखी है। और इन किसान संगठनों, राजनीतिक संगठनों, सामाजिक संगठनों या फिर ऐसे लोगों ने दिल्ली को घेर रखा है, उसकी नाकेबंदी कर रखी है। और न केवल किसान बल्कि उनके साथ ट्रक भी है, ट्रैक्टर भी है और भी बहुत कुछ है। और इसके साथ साथ है 5 स्टार इंतजाम। अब हुआ क्या? मामला दिलचस्प है। इसके बाद भारत में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार है, न्यायपालिका है, हमारी विधायिका है, किसान संगठन है, सभी को प्रतिरोध करने का अधिकार है, प्रतिरोध के बाद बातचीत का भी अधिकार है, आपस में सामंजस्य स्थापित करने के बाद एक समझौते तक पहुंचने का अधिकार है और फिर आगे बढ़ने का तो सबका अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। लेकिन बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हुआ क्या? कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपनी टांग अड़ा दी बीच मामले में। इस समूचे मामले को अपने वक्तव्य में एक वैसा स्वरूप दे दिया जिसकी अपेक्षा किसी भी जिम्मेदार देश से, दुनिया में किसी भी जिम्मेदार नेता से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह किसी भी दूसरे देश के आंतरिक मामले में इस प्रकार से खुल्लम खुल्ला हस्तक्षेप करे। वैसा हस्तक्षेप जो कि पूरी तरीके से अवांछित हो, अव्यावहारिक हो और स्वयं उस राष्ट्र विशेष के लिए लॉन्ग रन में घाटे का सौदा हो। सबसे पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के उस वक्तव्य को सुनना वाकई में बहुत बेहतर रहेगा ताकि हम फिर आगे बातचीत कर सकें। I would be remiss if I didn't start also by recognizing the news coming out of India about the protests by farmers. The situation is concerning, and we're all very worried about family and friends. I know that's the reality for many of you. Let me remind you, Canada will always be there to defend the right of peaceful protest. We believe in the importance of dialogue, and that's why we've reached out through multiple means directly to the Indian authorities to highlight our concerns. कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। वाकई में जस्टिन ट्रूडो के वक्तव्य की पृष्ठभूमि में शेयर किए 2 पंक्तियां बहुत अधिक सार्थक है, प्रासंगिक है। जस्टिन ट्रूडो ने इस वक्तव्य को देकर पूरी तरीके से यह जाहिर कर दिया कि वे मौकापरस्त पॉलिटिशियन हैं। जो भी कनाडा की वास्तविक स्थिति को जानता है उसे बढ़िया तरीके से पता है कि जस्टिन ट्रूडो की लंगड़ी सरकार, जो बैसाखियों के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, इस समय राजनीतिक रूप से बेहद प्रभावशाली भारतीयों, विशेषकर सिखों की बहुत अधिक सहायता और सहयोग की आवश्यकता है। उनके मंत्रिमंडल में 3-4 मंत्री भारतीय मूल के हैं, सिख हैं। कनाडा की कुल आबादी में 4% भारतीय मूल के लोग हैं, उसमें भी सिखों की बहुतायत है। 15 लाख से अधिक की एक वैसी आबादी जो राजनीतिक रूप से बेहद प्रभावशाली है। कनाडा में अंग्रेजी और फ्रेंच के बाद पंजाबी तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। और यही वो स्थिति थी जिसके कारण जस्टिन ट्रूडो ने ऐसे वक्तव्य को दिया जो पूरी तरीके से अवांछित है। जिस व्यक्ति को भी भारतीय कृषि, भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की दिन प्रतिदिन बदलती स्थिति, मोदी सरकार से सभी लोगों की अपेक्षा, जो आकांक्षा है, इस संदर्भ में अगर पूरी और सटीक जानकारी होगी तो वह कोई भी व्यक्ति हो, वह इस अधिनियम का विरोध करने की जरूरत नहीं करेगा। लेकिन फिर भी यदि जस्टिन ट्रूडो सच्चाई के इतने ही बड़े झंडाबरदार हैं और यदि किसी भी दृष्टिकोण से उन्हें लगता है कि उन्हें भारतीय किसानों के विरुद्ध तैयार किए गए इस तथाकथित कृषि कानूनों का प्रतिरोध करना चाहिए, तो उनकी यह निष्पक्षता, यह जो सच के समर्थन में खड़े होने की जो अदा है, यह उस प्रोटेस्ट में भी दिखनी चाहिए जो कि थाईलैंड, सिंगापुर, फ्रांस, पोलैंड और बांग्लादेश, इन सभी देशों में हुई थी। तब तो उन्होंने अपने मुंह को बंद कर रखा था, तब उन्होंने अपनी बातों को सामने नहीं लाया। लेकिन लाया किस देश के विरुद्ध? एक वैसे देश के खिलाफ में जिनका रुतबा दिन प्रतिदिन पूरी दुनिया में लगातार बढ़ता जा रहा है। जबकि आज के दिन में वास्तविकता यह है कि भारत को दुनिया के किसी भी देश के समर्थन की जितनी अधिक आवश्यकता है, उससे कहीं अधिक समर्थन की जरूरत उस संबंधित देश को भारत के सहयोग और समर्थन की है, क्योंकि भारत का महत्व दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता जा रहा है। और शायद स्वतंत्रता के बाद हम पहली बार उस दौर से गुजर रहे हैं जबकि भारत की आर्थिक, सामरिक और
वैश्विक क्षमता निरंतर बढ़ती जा रही है। बट एनीवे, परिणाम क्या हुआ? जस्टिन ट्रूडो के स्टेटमेंट के बाद भारत ने राजनयिक स्तर पर अपना विरोध जताया और कनाडा के उच्चायुक्त नादिर पटेल को भारतीय विदेश मंत्रालय में सम्मन किया गया और भारत ने अपना विरोध जताया जस्टिन ट्रूडो के उस स्टेटमेंट के विरुद्ध। यदि पृष्ठभूमि में देखा जाए, कनाडा ने भारत के संदर्भ में पिछले कुछ एक महीनों में, पिछले कुछ एक वर्षों में क्या क्या किया है, तो WTO में भारतीय किसानों को दी जा रही सब्सिडी का कनाडा ने प्रतिरोध किया। यहां तक कि किसान सम्मान निधि को भी उसने गलत बताया था और इस बात का दबाव डाला था कि भारत किसानों को दी जा रही सब्सिडी या किसान सम्मान निधि को वापस ले ले। जिस देश की इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर भारतीय किसानों के पक्ष में ऐसी नीति है, रणनीति है, ऐसी समझ है, वह भारतीय किसानों के पक्ष में अपने घड़ियाली आंसू को बहाए या बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा के साथ होने वाले अनेक द्विपक्षीय वार्ता को, अपनी बातचीत को स्थगित कर दिया तत्काल प्रभाव से। लेकिन सवाल यह है कि इन सब से हम सीखे क्या? विशेष रूप से सबक 2020 की सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपका राइवल, आपका प्रतिद्वंदी, जिसके विरुद्ध आप अपनी आवाज को उठा रहे हैं, आप अपनी बातों को कहने के पहले, पूरी दुनिया को बताने के पहले एक बार गंभीरता के साथ सोचें कि क्या आपकी बातों को उस रूप में व्यक्त करना सही है, सटीक है, सार्थक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह कदम आत्मघाती होगा। एक तरफ तो सच्चाई से इसका कोई लेना देना है ही नहीं और दूसरी तरफ व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी यह पूरी तरीके से अवांछित है, गलत है। ऐसे कदमों को उठाकर एक तरफ आप अपने हितों को बुरी तरीके से कुचल रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी विश्वसनीयता वैश्विक स्तर पर कम होती जा रही है। अपनी विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम सोचें, समझें, विचार करें। 100 बार सोचने के बाद, अपने हृदय को टटोलने के बाद और पूरी तरह सुनिश्चित होने के बाद ही आपकी जुबान पर किसी भी वक्तव्य का आना सही है, सटीक है, सार्थक है। मेरे ख्याल से, मेरे दृष्टिकोण से साल 2020 का यह एक ऐसा सबक था जो हमें पूरी जिंदगी भर याद रखना चाहिए। मिलता हूं फिर कल एक नए सबक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।